गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने सेरीकल्चर पढ़ा था और जो सेरीकल्चर था उसका मतलब आपको पता है। सेरी कल्चर यानी रेशम कीट पालन। और इससे पहले हम 2 पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और जो तीसरा पार्ट है उसमें हम पढ़ेंगे क्या, उसके अंदर हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। यानी हम रेशम कीट के जीवन चक्र के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। और जो रेशम कीट का जीवन चक्र है इसको अगर हम डेमोस्ट्रेट करना चाहें तो इसकी कुछ स्टेजेज होती है, उन स्टेज में ये कंप्लीट करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइफ साइकिल स्टार्ट कहाँ से होगा। तो इसमें जो स्लब होगा, एक तो हो गया मेल और एक हो गई फीमेल। ये क्या है? ये दोनों एडल्ट हैं, यानी वयस्क शलभ, या मैं कहूँ कि वयस्क रेशम कीट एक नर प्राणी और एक मादा प्राणी जब इंटरकोस्ट करेंगे तो इनमें निषेचन होगा। और निषेचन होगा तो इस जो मादा है वो क्या देगी? एग्स। क्या देगी? एग्स। एग्स का मतलब आप जानते हैं, अंडे देगी। तो पहली बात आ गई कि जो वयस्क प्राणी हैं उनमें जब आपस में इंटरकोस्ट होगा, निषेचन होगा, तो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो किसके द्वारा दिए जाएंगे? वो दिए जाएंगे फीमेल के द्वारा। अब जो ये एग्स हैं, ये जो एग्स हैं, इन एग्स की बात करें तो ये दिए कहाँ पे जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे जो इनका नरिश करने वाला प्लांट है, सहतूत पादप की पर्ण पर, यानी लीफ ऑफ मलबरी प्लांट या मोरस एल्बा। तो इसके ऊपर ये दिए जाएंगे। और इसके बाद में इसमें क्या होगा? इसके बाद में एग्स में जो है, जो फर्टिलाइज्ड एग्स है, उससे फिर इससे लार्वा तैयार होगा। और जो ये लार्वा होगा, क्या तैयार होगा? लार्वा। और ये जो लार्वा है इसे हम कहते हैं क्या? कैटरपिलर। कैटरपिलर, इसे हम क्या कहते हैं? कैटरपिलर कहते हैं। और कैटरपिलर को और एक नाम देते हैं हम, इल्ली। तो कैटरपिलर निकलेगा। अब ये जो कैटरपिलर है ये क्या करेगा? सहतूत के पादप की पर्ण के ऊपर जो अंडे दिए गए थे तो वहाँ पर ये पैदा होगा। और वहाँ पर पैदा होने के पश्चात सहतूत पादप की पत्तियों को ये खाएगा, मोटा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। तो इसके बाद में ये जो कैटरपिलर है इसमें रेशम ग्रंथियाँ होती है, वो इसके चारों तरफ लिपट जाएगी और कोकून का निर्माण होगा। और कोकून के अंदर कौन रहेगा? कैटरपिलर रहेगा। और बाहर इसके लिपट जाएगी क्या? रेशम के फाइबर, वो इसको कर लेंगे। यानी ये अंदर तो हो गया कैटरपिलर और इसके बाहर क्या है? इसके बाहर है रेशम का धागा। तो ये हो गया आपका कोकून। अच्छा, ये कोकून के अंदर क्या बनेगा? कोकून के अंदर बनेगा प्यूपा। प्यूपा, इसको आप क्या बोलते हो? प्यूपा। और प्यूपा का ही दूसरा नाम क्या है? क्राइसेलिस। क्या नाम है? क्राइसेलिस। और ये जो प्यूपा बना है यही अब किस में कन्वर्ट होगा? ये होगा जो मेल और फीमेल सिल्कवर्म हैं उसके अंदर। तो हमने यहाँ पर एक चीज़ देख ली कि इसकी लाइफ साइकिल में हम कितनी स्टेज देखते हैं। पहली स्टेज एग्स देना, दूसरी स्टेज कैटरपिलर, और तीसरी स्टेज कोकून, और फोर्थ स्टेज प्यूपा।
तो कुल मिलाकर के 4 अवस्थाएं इसके जीवन चक्र में मिलती हैं। पहली अवस्था अंडे देना, दूसरी अवस्था लार्वा का फॉर्मेशन, तीसरी अवस्था कोकून फॉर्मेशन, और जो अंतिम अवस्था है फोर्थ, वो कौन सी है, वो प्यूपा का निर्माण है। और प्यूपा ही जो है आगे चल कर के किस में कन्वर्ट होगा, वो एडल्ट में कन्वर्ट होगा। अब हम यहाँ पर कुछ स्पेशल इनका टर्म देखते हैं कि भाई इसके जीवन चक्र की सबसे सर्वाधिक गतिशील, सबसे एक्टिव जो फेज है वो कौन सी है, तो सर्वाधिक सक्रिय अवस्था कौन सी है, सक्रिय अवस्था, मोस्ट एक्टिव फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म इज लार्वल फॉर्म। तो इसका एक तो ये हमने देख लिया कि सबसे स्पष्ट और सबसे एक्टिव, सबसे ज़्यादा सक्रिय अवस्था जो होगी वो कौन सी वाली अवस्था होगी, वो वाली होगी आपके कैटरपिलर वाली। और जो कैटरपिलर वाली अवस्था है ये इतनी सक्रिय क्यों होती है, क्योंकि इसी अवस्था में ये शहतूत पर्ण का भक्षण करता है। शहतूत पर्ण का भक्षण, इसका मतलब हो गया कि इस अवस्था में ये सबसे ज़्यादा भोजन करता है, और भोजन करता है इन फ्यूचर जब ये डोर्मिनेंस में चला जाएगा और प्यूपा में कन्वर्ट होगा तो उस समय ये भोजन नहीं करेगा। तो इसी अवस्था में ये शहतूत की पत्तियों को बहुत खाता है और खा कर के बहुत बड़ा होता जाता है। और इस अवस्था में अगर हम देखें तो एक चीज़ देख सकते हैं कि इसी के अंदर एक जोड़ी क्या मिलती है, रेशम ग्रंथियाँ मिलती है। एक जोड़ी रेशम ग्रंथियाँ इसमें डेवलप होती है। वास्तव में ये जो एक जोड़ी रेशम ग्रंथियाँ हम देख रहे हैं, ये एक जोड़ी रेशम ग्रंथियाँ लार ग्रंथियों का रूपांतरण है। ग्रंथियों का रूपांतरण, किसका रूपांतरण है, एक जोड़ी लार ग्रंथियों का रूपांतरण है। तो एक जोड़ी रेशम ग्रंथियां जो है वो लार ग्रंथियों का रूपांतरण होती है। तो ये जो रेशम ग्रंथियां सबसे पहले बनती है वो किस में बनती है, कैटरपिलर में बनती है। अगर इसकी साइज़ की बात करें हम तो साइज देख सकते हैं 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई हो जाती है इसकी कैटरपिलर की। तो कैटरपिलर को हमने देखा है कि जो इसकी लार्वा फॉर्म है ये इस तरह से आपको नज़र आएगी। और ये कैटरपिलर जो फॉर्म है, इस कैटरपिलर फॉर्म में सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्टिव फेज हो गई शहतूत की पत्तियों को, मोरोसेल्वा की जो लीफ है उनको ये खाता रहता है और इसमें रेशम ग्रंथियाँ जो है वो बन जाती है और 4 से 5 सेंटीमीटर लंबाई इस लार्वल फॉर्म में हमें मिलती है। इसके बाद में अगर हम देखें तो जो कोकून है, इस कोकून के बाहर क्या है, ये जो रेशम की ग्रंथियाँ बनी थी तो रेशम खोल का निर्माण यहाँ पर हो जाता है। रेशम खोल का निर्माण किसके चारों ओर, कैटरपिलर के चारों ओर, लार्वा के चारों ओर। और ये रेशम आया कहाँ से, ये रेशम आया है सिक्रीशन ऑफ सिल्क ग्लैंड से आया है। तो कोकून में हम ये देख सकते हैं। और साथ में अगर इसके लाइफ साइकिल में हम देखें कि भाई किस में कितने दिन लगते हैं, जो एग्स दिए जाते हैं, एग्स से लार्वा फॉर्म बनती है, लार्वा से कोकून फॉर्मेशन होता है, कोकून से क्राइसेलिस वाली यानी प्यूपा वाली स्टेज आती है, तो इसमें कुल कितने डेज का समय लगता है तो ये हमें देखना पड़ेगा। तो अगर मैं बताऊं, सबसे पहले एग्स की बात करें हम तो 10 दिन का समय जो है एग्स को आफ्टर एग लेइंग के बाद में 10 दिन बाद में क्या है, कैटरपिलर और इल्ली अवस्था वाली स्टेज हम देखने को मिलती है। और जो ये कैटरपिलर वाली अवस्था है, ये वाली अवस्था है, ये 25 से 30 दिन तक रहती है। कौन सी वाली, कैटरपिलर वाली स्टेज, ये वाली। तो ये 25 से 30 दिन हो गई। और जो कोकून फॉर्मेशन है,
कोकून फॉर्मेशन है ये बन गई इसके बाद में। और जो प्यूपा है, अगर हम प्यूपा की बात करें तो ये 10 से 12 दिन के बाद में क्या है, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। और प्यूपा से अगली स्टेज कौन सी आ जाएगी, क्राइसेलिस आ जाएगी। तो प्यूपा से अगली स्टेज कौन सी आ गई, एडल्ट फॉर्म आ गई। अगर हम देखें कि सब इसमें जो टोटल निर्मोचन कितने होते हैं, निर्मोचन का मतलब होता है कि अगली स्टेज में कन्वर्ट होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें 5 टाइम मोल्टिंग होती है। मोल्टिंग का मतलब क्या होता है, निर्मोचन होता है। तो 5 बार इसमें क्या है, निर्मोचन होता है। और 5 बार निर्मोचन होगा, लेकिन 5वीं जो स्टेज है वो अंतिम होगी। तो इसमें 4 इंस्टार स्टेज जेज मिलेगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो सेरीकल्चर पार्ट 3 है वो लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म को बताता है। और इसमें आपको 4 स्टेज ध्यान में रखने की है। एक एग्स वाली, एक लार्वल फॉर्म, एक कोकून फॉर्मेशन जिसे कोया भी कहते हो, एक प्यूपा जिसमें कि क्राइसेलिस होती है। और ये क्राइसेलिस जो है, क्राइसेलिस को प्यूपा भी कहते हैं। और यही किस में कन्वर्ट होती है, एडल्ट स्टेज में कन्वर्ट होती है। और ये जो क्राइसेलिस है इससे क्या होता है, 10 से 12 दिन के बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है सब एडल्ट में। लेकिन कोकून में कैटरपिलर था और उसके बाहर जो ये खूल था, तो इस खूल के अंदर जब ये प्यूपा में कन्वर्ट होने लगता है तो प्यूपा जो है भोजन नहीं लेता। तो जब कोकून का फॉर्मेशन होता है तो लार्वा भोजन करना बंद कर देता है। और बंद करने के बाद में इस समय जो इसको एनर्जी चाहिए वो भोजन कहाँ से आएगा, जब तो हमने सक्रिय अवस्था कहा था। क्योंकि जो कैटरपिलर है वो इतना सारा भोजन करता है कि इन फ्यूचर जब वो कोकून फॉर्मेशन और प्यूपा में कन्वर्ट होगा तो उस समय जो उसको भोजन की ज़रूरत पड़ेगी, वो भोजन की ज़रूरत की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति वो पहले से ही संग्रह कर लेता है। तो ये एक तरह की संग्रह वाली अवस्था भी है, कैटरपिलर स्टेज भी। तो हम ये कह सकते हैं कि इसकी जो लाइफ साइकिल है बहुत इजी गोइंग है। और हमने ये टिपिकल कैरेक्टर किसका पढ़ा है, ये हमने पढ़ा है इंडिया में जो मिलने वाली या जो सेरीकल्चर के लिए सबसे मोस्ट अबेंडेंट स्पीसीज है, जिसको सबसे ज़्यादा कल्चर के लिए यूज किया जाता है, जिसे कि आपने बॉम्बिक्स मोराई कहा था पिछले वीडियोज़ में। तो जो बॉम्बिक्स मोराई है, इस बॉम्बिक्स मोराई जो जाति है उसकी लाइफ साइकिल को हमने पढ़ा। इसके अलावा बहुत सारी स्पीसीज आपने पढ़ी, लेकिन उन स्पीसीज में भी यही चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, एग्स, कैटरपिलर, कोकून, क्राइसेलिस एंड देन एडल्ट फॉर्म। अगले वीडियो में हम फिर सेरीकल्चर का पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर 4 में कुछ नई चीज़ देखेंगे कि किस तरह से रेशम सेरीकल्चर जो इंडस्ट्री है उसको या जो कल्चर मेथड है उसको हम किस तरह से इम्प्रूव करते हैं और किस तरह से उसको फॉलो करते हैं, किस तरह से बिल्ड करते हैं। तो अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सेरीकल्चर के दौरान जो मेथड है वो किस तरह से हम फॉलो करते हैं। तो आप अगले वीडियो में सेरीकल्चर मेथड को समझिए। थैंक यू।